डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप धारा विद्युत का अगला प्रश्न हमारा है, अनुगमन वेग को समझाते हुए इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो अनुगमन वेग को, यदि जब प्रश्न आता है कि अनुगमन वेग को समझाते हुए इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो पहले अनुगमन वेग को परिभाषा देना और समझाना दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। तो अनुगमन वेग को समझाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि जब किसी चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र को आरोपित किया जाता है, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जिसके प्रभाव में और ज़्यादा समझाना चाहो तो लिख सकते हो, जिसके प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक बल को महसूस करता है, एक बल का अनुभव करता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के अंदर त्वरण उत्पन्न कर देता है। और यह त्वरण विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक धीमी गति से ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है। चूंकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो तापीय वेग से गतिमान है, और जब उन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो तापीय वेग से गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग परवलयाकार हो जाता है, जो अभी तक सीधी रेखाओं में था, और ये अब अनियमित नहीं होता बल्कि किसी एक दिशा में विशेष में, अर्थात विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो जाता है, जिसके कारण आवेशों का प्रवाह चालक के अंदर होता है और विद्युत धारा बनती है। अब चालक के अंदर, अब यहाँ पर इसके बाद ये अपने समझाया और उसके बाद हमने इसको कोट कर दिया कि विद्युत क्षेत्र की बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। किसी चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्र की विपरीत दिशा में स्थापित बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वेग, प्राप्त वेग क्या कहलाता है? अनुगमन वेग। या फिर से एक बार दोहरा रहा हूं कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा विशेष में क्षेत्र, ये जो क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र, स्थापित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो इसी चीज को मैंने लिख दिया, जो कि 10⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है, और जो तापीय वेग से, इलेक्ट्रॉन के तापीय वेग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड से बहुत कम होता है। अब हमें अनुगमन वेग के लिए क्या निकालना है? व्यंजक। तो अनुगमन वेग के व्यंजक के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं एक L लंबाई का एवं A अनुप्रस्थ काट का चालक है। माना कि L लंबाई एवं A अनुप्रस्थ काट का ये जो काट है, ये जो मोटाई चौड़ाई होती है, A अनुप्रस्थ काट का L लंबाई एवं A अनुप्रस्थ काट के चालक के सिरों पर V विभवांतर आरोपित करने पर चालक के अंदर E विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। ये विद्युत क्षेत्र हो गया प्लस से माइनस की ओर। माना कि एक L लंबाई एवं A अनुप्रस्थ काट का चालक है, जिसके सिरों पर बैटरी से हमने V विभवांतर आरोपित किया, और जब V विभवांतर आरोपित किया तो इसके कारण चालक के अंदर स्थापित विद्युत क्षेत्र E है। जब विद्युत क्षेत्र E स्थापित होगा तो E इज इक्वल टू, हमने पहले पढ़ रखा है, V/L। E इज इक्वल टू V/L होता है। तो विभवांतर के पदों में हमने V विभवांतर लगाया, और चालक के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं आरोपित विभवांतर में लंबाई का
भाग देके। तो हमने यही किया कि हमने मान लिया कि एल लंबाई एवं ए अनुप्रस्थ काट के चालक के सिरों पर यदि बी विभवांतर आरोपित करने पर इसके अंदर स्थापित विद्युत क्षेत्र ई हो तो E इज इक्वल टू वी अपान एल। जब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो आवेश हैं, वो एक बल का अनुभव करेंगे। चालक के अंदर जैसे ही विद्युत क्षेत्र ई स्थापित होगा, जिस परिमाण का विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, वो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल आरोपित करेगा। यदि यह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, जिन पर आवेश की कितना है ई हो, आरोपित होने वाला बल F हो तो F बराबर माइनस ई इंटू ई, जहां स्मॉल ई क्या है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा, जो कि 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलम होती है। और ऋण इसलिए लिए है कि क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। बल किस दिशा में है, माइनस ई दिशा में है, विद्युत आरोपित विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। और जब किसी कण पर m द्रव्यमान के कण पर बल लगता है तो वो उसमें त्वरण उत्पन्न करता है। माना कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और इस पर F बल लग रहा है, तो इस स्थिति में त्वरण A बराबर हो जाएगा बल बटे द्रव्यमान F अपान m। तो A इज इक्वल टू F अपान m। अब हम F का मान रख दें तो ये क्या हो गया, माइनस ई इंटू ई अपान n। तो इस पर किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित द्रव्यमान माने आरोपित त्वरण माइनस ई स्मॉल ई और चालक पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणित इलेक्ट्रॉन के अंदर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। लेकिन ये जो त्वरण लगता है, इसके कारण जो आपके तापीय वेग से गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो त्वरित तो होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की गति है चालक के अंदर वो अबाध या सतत नहीं होती, लगातार नहीं होती। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकरा जाते हैं या धनायनों के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। लेकिन फिर चूंकि ताप तो कमरे का ताप बना हुआ है, फिर तापीय विक्षोभ के कारण ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो जुड़ना और फिर टूट जाना, फिर निकल जाना, तो ये आकर्षित किए जाते हैं या स्ट्राइक करते हैं, माने टकरा जाते हैं, धनायन उनके रास्ते में आते हैं और ये किससे, जो त्वरित इलेक्ट्रॉन है वो धनायनों से टकरा जाते हैं। जैसे ही त्वरित इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हैं, इनकी संपूर्ण ऊर्जा किसको ट्रांसफर हो जाती है, धनायनों को स्थानांतरित हो जाती है और इनका वेग पुनः शून्य हो जाता है। टकराने पर इनका वेग शून्य हो जाता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, और जब विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है तो त्वरण भी प्रभावी होगा। फिर इस पर त्वरण लगना शुरू होता है, तापीय विक्षोभ के कारण गति और आरोपित त्वरण के कारण फिर से अंतिम वेग पे पहुंचते हैं, अधिकतम वेग पे पहुंचते हैं और फिर जाके किसी से टकरा जाते हैं। तो देखा ये गया कि यदि इन सभी दो टक्करों के बीच का समय के अंतर का हम यदि औसत लें तो ये औसत को कहते हैं हम विश्रांति काल। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन सतत रूप से खुला मार्ग नहीं है, वहाँ पर सड़क नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो चला तो त्वरित होकर बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्वरित तो होता है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, लेकिन जैसे ही त्वरित होता है कुछ ही समय अंतराल में ही जाके किसी धनायन से टकरा जाता है। हर मुक्त इलेक्ट्रॉन की स्थिति यही होती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं, फिर टकराते हैं, फिर शून्य होता है इनका वेग, और ये फिर शून्य से अधिकतम तक पहुंचते हैं, फिर टकराते हैं, फिर शून्य होता है इनका वेग, फिर अधिकतम पे पहुंचते, फिर टकरा जाते हैं। तो अब इसमें कैसे वेग निकालते हैं, तो ये माना गया कि दो टक्करों के बीच का समय, चूंकि पहली टक्कर में वेग शून्य हो गया और फिर दूसरी टक्कर हुई तो फिर शून्य हो जाएगा। तो पहली टक्कर में शून्य हुआ, फिर उसका वेग बढ़ना हुआ, त्वरण के प्रभाव में उसका वेग बढ़ना शुरू हुआ, और दूसरी टक्कर हुई तो दोनों टक्कर के बीच का समय निकाला गया कि दोनों टक्करों के बीच के यदि सभी इलेक्ट्रॉनों के समय को ले लिया जाए और उनको जोड़ के औसत अंतराल निकाला जाए तो वो टाइम समय अंतराल कहलाता है विश्रांति काल।
इस विश्रांति काल में उसके मार्ग में कोई अड़चन नहीं आती और वो अबाध रूप से, निर्बाध रूप से त्वरित होते रहता है, लगातार त्वरित होते रहता है। किस समय के अंतराल में? विश्रांति काल में। दो टक्करों के बीच के समय में इलेक्ट्रॉन के पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता है और ये इसकी स्पीड बढ़ते रहती, गति बढ़ते रहती, त्वरित होते रहता है। तो यदि हम मान लें कि इन दोनों किसी भी इलेक्ट्रॉन के आपस में टकराने का जो औसत समय अंतराल है उसको हम टाउ से व्यक्त करें, तो औसत वेग, इलेक्ट्रॉन का औसत वेग त्वरण के कारण या प्रभावी विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन का औसत वेग Vd इज इक्वल टू त्वरण गुणित समय अंतराल। हम पहले से जानते हैं वेग बराबर क्या होता है? त्वरण गुणित समय। ये समय कौन सा? टाउ है। तो Vd इज इक्वल टू ए इंटू टाउ। ए का मान हमने निकाला माइनस ई अपान एम हमने रख दिया। Vd इज इक्वल टू माइनस ई अपान एम इंटू टाउ। तो समीकरण 1 से ई का मान रखने पर ये किसके पदों में मिला? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में। तो अनुगमन वेग Vd बराबर माइनस ई एम इंटू टाउ। अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 भी कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी एक कांस्टेंट राशि है। लेकिन ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यदि हम बढ़ाएं, जितना ज्यादा हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएंगे अनुगमन वेग उतना अधिक बढ़ेगा। तो दो पद ऐसे हैं। दूसरा टाउ, लेकिन टाउ जो है विश्रांति काल, जिसे विश्रांति काल कहते हैं, टाउ विश्रांति काल जो है वो क्या होगा? जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएंगे वेग तो बढ़ेगा लेकिन समय का अंतराल कम हो जाएगा। समय का अंतराल टक्कर का, जब वेग बढ़ा दोगे तो टक्कर का समय कम हो जाएगा, कम समय में टकराने लगेगा। दूरी तो फिक्स है, दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो समय अंतराल कम होगा। फिर भी तीव्रता बढ़ाने पर, टक्कर का समय कम होने के बावजूद तीव्रता बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ता है। दूसरी बात है, टाउ विश्रांति काल का मान सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर करता है, वह है ताप। यदि ताप को बढ़ाया जाए, तापी विक्षोभ के कारण गति कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, यदि ताप को बढ़ाया जाए, जैसे जैसे ताप को बढ़ाते हैं तो वेग इलेक्ट्रॉनों का बढ़ेगा। उनके पास ऊष्मा ऊर्जा जाएगी, ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनका वेग बढ़ेगा। और जितना हमें 1 मीटर का रास्ता चलना है, 2 मीटर का रास्ता चलना है, हम वेग बढ़ाते जाएंगे तो हम क्रॉस जल्दी करेंगे और जब क्रॉस जल्दी करेंगे तो टक्कर भी क्या होगी? जल्दी होगी। तो दो टक्करों के बीच का समय अंतराल कम हो जाएगा, अर्थात ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल घटता है, टाउ का मान कम होता है और अनुगमन वेग कम हो जाता है। तो ये दो ही बातों पर निर्भर करता है, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और दूसरा चालक का ताप। जैसे जैसे चालक का ताप बढ़ाएंगे विश्रांति काल क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा और अनुगमन वेग का मान भी कम होगा। और दूसरा विभवांतर के पदों में, तो ई का मान कितना है? V अपान एल, और हमने यहाँ Vd बराबर माइनस ई का मान रख दिया V, तो हमें मिला माइनस ई वी अपान एल एम इंटू टाउ। तो ई वी इंटू टाउ, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, V विभवांतर, टाउ विश्रांति काल, एल चालक की लंबाई और एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये था अनुगमन वेग के लिए व्यंजक। अब इसी में एक प्रश्न और जोड़ते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अनुगमन वेग को समझाते हुए, अनुगमन वेग को समझाते हुए अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। दूसरा प्रश्न हम ले लेते हैं कि अनुगमन वेग को समझाते हुए अनुगमन वेग Vd और धारा घनत्व J के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये संबंध जो है हमें ज्ञात कीजिए, ये आता है 3 नंबर की प्रश्न है, इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित करके हमने लिख दिया, ये तो लिखा ही हुआ है।
अनुगमन वेग। अब क्या है कि यहाँ पर हमें इसके लिए व्यंजक ज्ञात करना है, तो हमने फिर क्या किया कि अनुगमन वेग Vd माने इलेक्ट्रॉन चलेंगे ही चलेंगे, और धारा घनत्व J में संबंध। अब क्या संबंध होगा देख लेते हैं। माना कि एक L लंबाई एवं A अनुप्रस्थ परिच्छेद के चालक के सिरों पर द्विविभवांतर आरोपित करने पर चालक में स्थापित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो यहां पर हम माना कि एक L लंबाई व A अनुप्रस्थ परिच्छेद का चालक है, ठीक है, कितना है, ए अनुप्रस्थ L लंबाई एवं A अनुप्रस्थ परिच्छेद का चालक है, जिसके प्रति एकांक आयतन में, जिसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है, ठीक। तब चालक के अंदर उपस्थित, चालक के अंदर उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन बराबर एकांक, प्रति एकांक आयतन में कितना है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। अब चालक का आयतन कितना हो जाएगा, a इंटू क्षेत्र, एकांक क्षेत्रफल a है और लंबाई l, तो चालक का आयतन कुल कितना हो गया, a इंटू l। तब चालक के अंदर उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन बराबर n इंटू a इंटू l। अब यदि चालक पर अपन मान लें कि चालक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है आपको मालूम है, उसको हम E से व्यक्त कर देते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, यदि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश E हो, स्मॉल e हो, तो चालक के अंदर कुल आवेश, चालक के अंदर कुल आवेश कितना हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें हम किसका अंदर आवेश बराबर n a l e, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी n इंटू a इंटू l, मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने थे, एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन थे, तो कुल आयतन कितना चालक का, तो लंबाई गुणित चौड़ाई क्षेत्रफल, तो a गुणित l, a क्षेत्रफल है, तो a गुणित l क्या हो गया, चालक का आयतन, और एकांक आयतन में n है, तो इतने आयतन में कितना हुआ, n इंटू a इंटू l। और अब क्या हो गया, यदि इलेक्ट्रॉन पर आप उपस्थित आवेश E हो, तो चालक के अंदर का कुल आवेश Q इज इक्वल टू n इंटू a इंटू l इंटू E। अब इसकी लंबाई कितनी चालक की, l। इतने आवेशों को यदि चालक में उपस्थित आवेश, Vd वेग से, Vd अनुगमन वेग से, Vd अनुगमन वेग से L दूरी को T समय में पार करते हूं, T समय में तय करते हूं, कितने समय में, T समय में तय करते हूं, तब लिया गया समय T, तब लिया गया समय T इज इक्वल टू दूरी, कुल दूरी कितनी चली L और वेग Vd, तो T इज इक्वल टू L अपान Vd। तो अपने को T इक्वल टू कितना मिल गया, L अपान Vd। चूंकि किसी चालक में धारा, किसी चालक में
धारा I इज इक्वल टू क्यू अपान टी होती है। किसी चालक में धारा I इज इक्वल टू क्यू अपान टी, तो I क्यू और टी का मान रखने पर, तब क्यू और टी का मान रखने पर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्यू का मान है NaLe और टी का मान है L अपान Vd। L से L कैंसिल, अपने को क्या मिला NaEVd। Na इंटू ई इंटू Vd। अब धारा घनत्व बराबर पुनः धारा घनत्व J इक्वल टू होता है, पुनः धारा घनत्व J बराबर I अपान ए। I का मान रखने पर, में I का मान रखने पर, I का मान रखने पर ये I का मान रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा रखने पर, J इज इक्वल टू NaEVd अपान ए से ए कैंसिल, अपने को मिला NeVd, तो J इज इक्वल टू NeVd। ये अपना क्या हो गया, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। और ये संबंध हमारा हो गया धारा और अनुगमन वेग में संबंध। दोनों चीजें प्रश्न को थोड़ा सा तोड़ दे तो घबराना नहीं। अनुगमन वेग को समझाते हुए अनुगमन वेग और धारा में संबंध स्थापित कीजिए, और अनुगमन वेग को समझाते हुए अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। तो दो प्रश्न ही बन सकते हैं। फिर से एक बार इसको रिपीट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अनुगमन वेग क्या है, तो किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में या किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर उस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अब अनुगमन वेग और धारा में संबंध स्थापित करने बोला, तो हमें मालूम है I इक्वल टू क्यू अपान टी होता है, तो हमें Q का मान निकालना है, T का मान निकालना है। किसका किसका, Q का और T का। तो हमने लिखा कि माना कि एक L लंबाई एवं A अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद के चालक है। माना कि L लंबाई एवं A अनुप्रस्थ परिच्छेद का चालक है, जिसके प्रति एकांक आयतन में हमें निकालना है कुल आवेश, तो जिसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। और चूंकि एक एकांक आयतन में n है, तो कुल इलेक्ट्रॉन चालक में कितने होंगे, तो एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गुणित कुल आयतन। अब कुल आयतन कितना होगा, लंबाई L है चालक की और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो A गुणित L क्या हो गया, उसका कुल आयतन। तो कुल आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इंटू ए इंटू एल। अब हमने कहा ये तो क्या है, कुल उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। अब कुल आवेश कितना होगा, था चालक के अंदर उपस्थित कुल आवेश, तो चालक के अंदर उपस्थित कुल आवेश के लिए हमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश चाहिए। हमने कहा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो चालक के अंदर आवेश कुल आवेश Q इज इक्वल टू n इंटू ए इंटू एल। कुल इलेक्ट्रॉनों में हमने आवेश के एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का गुणा कर दिया, तो हमें मिल गया Q इक्वल टू NaL इंटू ई। यदि चालक में उपस्थित आवेश Vd अनुगमन वेग से L दूरी, अब अपने को Q मिल गया, T निकालना है। क्या है, जब ये इसके अंदर के पूरे आवेश Q आवेश क्या कर लेगा, इसको क्रॉस कर लेगा। यहां से जो इलेक्ट्रॉन चला है इस लंबाई से, यहां से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी यदि क्रॉस कर लेगा, तब Q आवेश इसमें से प्रवाहित होगा। और हमने कहा कि चूंकि अनुगमन वेग Vd से ये चल रहे हैं, तो ये Q आवेश पूरा का पूरे n इलेक्ट्रॉनों को
इतनी दूरी चलने में कुल t समय लगा। किस वेग से? अनुगमन। यदि चालक में उपस्थित आवेश vd अनुगमन वेग से l दूरी को t समय में तय करते हो तो तब लिया गया समय, तब तय करने में तब लिया गया समय t बराबर कुल कितनी दूरी चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन? l दूरी। कितने समय में? t समय में। किस वेग से? vd वेग से। तो t समय t बराबर दूरी बटे वेग, तो l अपान vd। तो यहां पर हमने कहा कि चूंकि किसी चालक में धारा का मान I इज इक्वल टू क्यू अपान टी होता है। चालक में धारा क्या होती है? I इज इक्वल टू क्यू अपान टी। और चूंकि चालक में कुल आवेश की मात्रा कितनी है? Na इंटू एल इंटू ई, और समय कुल समय L और Vd के पदों में हो गया L अपान Vd। L से L कैंसिल हो गया और Vd चला गया अंश में, तो ये हो गया N इंटू ए इंटू ई इंटू Vd। अर्थात अनुगमन वेग के सब पद में क्या हो जाएगा? किसी चालक में कुल धारा, उस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और अनुगमन वेग के गुणनफल के बराबर। ये तो धारा और अनुगमन वेग का संबंध हो गया। अब वो यदि धारा और अनुगमन वेग का संबंध की जगह क्या बोल देता है? धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं पुनः धारा घनत्व, चूंकि धारा घनत्व J बराबर I अपान ए, तो ए इसमें I का मान रखने पर पूरा धारा घनत्व J इक्वल टू I अपान ए में I का मान रखने पर, यह दूसरा चीज है I अपान ए होता है तो ए को त्रिज्या गुणा कर दोगे तो इस तरह से भी कर सकते हो। I अपान ए इज इक्वल टू यहाँ क्या बच जाएगा? NeVd। चूंकि I अपान ए इज इक्वल टू J, अतः J इज इक्वल टू Ne इंटू Vd। तो ये धारा घनत्व और किसमें संबंध हो गया? धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना, तो ये एक लेक्चर आपका और कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।